मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सभी प्रदेशवासियों को और देश के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और बताया कि शिक्षक के क्षेत्र में देश के शिक्षकों के ऊपर देश का भविष्य बना हुआ है। समाज को बेहतर शिक्षा देने के लिए, समाज के निर्माण के लिए और देश के विकास के लिए सब शिक्षकों को सहयोग से देश की आगामी पीढ़ी को देश के लिए तैयार करने का काम करेंगे। इस अवसर पर कुछ छात्राओं ने गाना गाकर सभी शिक्षकों एवं पद अधिकारियों का भी मन मोह लिया। जानकारी देते हुए मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए बताया कि शिक्षक दिवस पर सभी प्रदेश देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में देश के कर्णधारों के ऊपर जिनका भविष्य बनाने की जिम्मेवारी है, ऐसे सभी शिक्षक भाइयों बहनों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस पर पंचायत भवन में कार्यक्रम था। माध्यमिक शिक्षा से जुड़े 75 भाइयों बहनों का और बेसिक शिक्षा के 75 भाइयों बहनों को सम्मानित किया गया है और मुझे विश्वास है कि समाज को बेहतर शिक्षा देने के लिए, समाज के नवनिर्माण के लिए और देश के विकास के लिए हम लोग सब मिलकर शिक्षक भाइयों बहनों के सहयोग से शिक्षा में परिवर्तन करके और देश को, आगामी पीढ़ी को देश के लिए तैयार करने का काम करेंगे। एक बार मेरी ओर से सभी भाइयों बहनों को, शिक्षक भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं शिक्षक सम्मान समारोह में शहर के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने सभी प्रदेश के शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर बधाइयाँ दी और पूर्ण रूप से शिक्षक सम्मान समारोह के बारे में बताया। सबसे पहले शिक्षक दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस का एक कार्यक्रम हर साल वो लोग आयोजित करते हैं और एक केवल उनके प्रति सम्मान नहीं बल्कि उन जैसे हर शिक्षक के प्रति सम्मान होता है जो राष्ट्र के दर्शक होते हैं, राष्ट्र को दृष्टि दिखाते हैं, राष्ट्र को मार्ग दिखाते हैं और राष्ट्र के लोगों को मार्ग दिखाते हैं। एक शिक्षक का काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी 1952 से लेकर के 1962 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद वो राष्ट्रपति जैसे पद पर विराजमान हुए जो देश का सर्वोच्च पद था
और ये सारा सम्मान उन्होंने हासिल किया एक शिक्षक के रूप में। उनके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी इंट्रोवर्ट थे, हमेशा अध्ययन में ही लगे रहते थे, और जो उन्होंने अपनी पहली जॉब मद्रास में शुरू की थी, इतने लोकप्रिय शिक्षक थे कि अन्य क्लासों में बच्चे नहीं आया करते थे, उनकी क्लास में ज़्यादा अटेंड करते थे बच्चे। तो एक बार उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था। इसलिए सस्पेंड कर दिया गया था कि बाकी शिक्षकों को के सम्मान में कहीं न कहीं लोगों को लगता था कि इनके कारण कटौती हो रही है। लेकिन वो अपने मार्ग से कभी अडिग नहीं हुए। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अगर इंडियन फिलॉसफी की बात की जाती है, द्वैतवाद और अद्वैतवाद की बात की जाती है, तो बात तब तक नहीं पूरी होती है जब तक हम लोग डॉक्टर राधाकृष्णन जी की चर्चा न करें। एक शिक्षक का दायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व होता है। कई बार मुझे लगता है कि कितना कठिन है आपका कार्य। एक छोटे से बच्चे को एक माता पिता जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो पढ़ाते कम हैं, उसको डांटते और उसकी पिटाई ज़्यादा करते हैं। एक बच्चे को पढ़ाने में इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और वो बच्चे जो पेंसिल भी नहीं पकड़ पाते हैं, 30-30, 40-40, 50-50 बच्चों की क्लास में आप कितने धैर्य से, कितने संयम से, कितने शालीनता से उन बच्चों को शिक्षा देना। मैं बस आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि आज के इस समारोह में हमारे ज़्यादातर शिक्षक वो हैं जो हमारे प्राथमिक स्कूलों के हैं, जूनियर हाई स्कूलों के हैं, या हमारे एडेड स्कूलों के हैं, या सरकारी स्कूलों के हैं। हमारे इन विद्यालयों में वही बच्चे पढ़ते हैं जो समाज के वंचित तबके के लोग होते हैं, उनके बच्चे जो ट्यूशन नहीं लगा सकते, जो बच्चे को किताबें नहीं दिला सकते, जो बच्चे को कंप्यूटर नहीं दिला सकते हैं, जो स्मार्टफोन नहीं दिला सकते, उन बच्चों को आप शिक्षा दें। और निश्चित रूप से ऐसे बच्चों को शिक्षा देना और ज़्यादा चैलेंज है, क्योंकि माता पिता से आप उनकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि घर जाने पर वो पूछेंगे कि स्कूल में पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया और क्या पढ़ाया गया। तो आपको न केवल शिक्षक के दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है, कहीं न कहीं गार्जियन और माता पिता के दायित्वों का भी निर्वहन करना पड़ता है। और इन दोहरे दायित्वों का निर्वहन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बेहतर ढंग से कर रहे हैं। जहाँ सुधार की गुंजाइश है वो भी आपकी निगाह में है। निश्चित रूप से हम लोग जब पढ़ते थे उस समय जो जिले का GIC हुआ करता था, वो जिले का सबसे बेस्ट स्कूल हुआ करता था। किसी भी जिले के GIC को आप उठा लीजिए, सारे के सारे पुराने अच्छे स्कॉलर्स आपको GIC से। समय के साथ समय के थपेड़ों ने शायद कुछ कमजोर हमें कर दिया है। हमें उस ताकत को फिर से पाना है, जिसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। आपने देखा होगा कि बेसिक शिक्षा के सेक्टर में किस तरह से कायाकल्प के माध्यम से, कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से, शिक्षकों के बेहतर और पारदर्शी चयन के माध्यम से शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहीं दूसरी ओर आज मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र के रामगंगा विहार में RSD एकेडमी में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। समारोह में देश के सभी शिक्षकों को बधाई दी गई और सब पदाधिकारियों का फूल के साथ सम्मान किया गया। पूर्ण रूप से जानकारी देते हुए हिंदू कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अलका जी ने बताया कि मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अलका, मैं हिंदू कॉलेज में रसायन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैम, आज आप बताइए पब्लिक को ये टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? देखिए, टीचर्स डे जो है हमारे भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति या द्वितीय जो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम टीचर्स डे मनाते हैं, क्योंकि शिक्षा में उनका बहुत योगदान था। मैम, आज RSD एकेडमी जो है उसमें क्या प्रोग्राम रखा गया है? RSD एकेडमी में जो आज प्रोग्राम रखा गया है वो शासन की उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से रखा गया है, और ये हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है। यहाँ से कुछ शिक्षकों को चयनित किया गया है। हमारे हिंदू कॉलेज से भी कुछ शिक्षक चयनित हुए हैं, उन्हीं में से मैं भी हूँ। मैम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप क्या करते हैं? देखिए, मैं पहले बताना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं UN का एक सिग्नेटरी बॉडी है ESCOM,
मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं उसकी रिसर्च प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और हमारा प्रयास रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी रिसर्च को, हमारे जो फेलो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम कर रहे हैं उनके साथ हम कनेक्ट कर सकें। और ये जो एसगॉन बॉडी है ये लंदन से है और मैं इसकी सक्रिय सदस्य हूँ और लगातार इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो हमारे राष्ट्र के हित के इश्यूज़ हैं, जैसे मैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर काम कर रही हूँ, तो हमारे देश में आज की डेट में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन है, साइबर पीस है, ये ऐसी चीज़ हैं कि जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो है ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है और यही मेरा रिसर्च एरिया भी है। मैम अंतर्राष्ट्रीय तो आपने बताया, मगर आप राष्ट्रीय लेवल पे क्या कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय लेवल पर चूँकि मैं पीएचडी भी करा रही हूँ तो और मेरा पीएचडी का एरिया भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ही है। मैं यहाँ जो हमारे देश के रेनाउंड बॉडीज़ हैं, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च यूनिवर्सिटी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क बॉम्बे, मैं उसकी लाइफ मेंबर हूँ और लाइफ मेंबर ही नहीं, मैं उनके साथ एक्टिवली जो है एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी करती हूँ। पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ भी फ्रिक्वेंटली जाती हूँ। मैं विजिटिंग टॉक्स भी डिलीवर करती हूँ। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो हमारे छात्र हैं हम उनको आधुनिक रिसर्च से जोड़ सकें, हमारे देश में जो नए इनोवेशंस हो रहे हैं उनसे कनेक्ट कर सकें और साथ ही जिस विषय पर मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ वो है एग्रीकल्चर। हम अपने यूथ को कैसे एग्रीकल्चर से जोड़ें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है और मैं ICAR दिल्ली के साथ भी काम कर रही हूँ। हमारा उद्देश्य है कि हम यूथ में अवेयरनेस स्प्रेड करें आधुनिक टेक्नोलॉजी की, रिसर्च की। बार्क में तो जो हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर ही सारा काम होता है, साथ साथ हम अपने देसी तौर तरीक़ों से भी जुड़े रहें। मैम ये शिक्षकों की जो नई पॉलिसी आई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये एक नई एजुकेशन पॉलिसी है NEP, ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है और मैं ये बताना चाहूँगी कि इस पॉलिसी में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और जो सबसे बड़ी और अच्छी बात इसमें है कि उसमें मातृभाषा से जोड़ने की जो है एडवोकेसी की गई है और उसमें क्षेत्रीय और जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसको प्रमोशन दे रहे हैं। आप आजकल देख भी रहे हैं कि एक चल रहा है उत्सव, हिंदी उत्सव, ठीक है। तो वो हिंदी उत्सव का उद्देश्य भी यही है कि हम अपनी मातृभाषा से जुड़ें। और एक एग्ज़ाम्पल देखो मैं यहाँ आपको देना चाहूँगी। आप जर्मनी को देखिए, कितना टेक्नोलॉजी में विकसित है और कितना एडवांस कंट्री है, लेकिन आज भी उनका ऑफिशियल काम सब उनकी रीजनल लैंग्वेज में होता है। दे रिस्पेक्ट देयर मातृभाषा। तो उसी तरह से हमें भी धीरे धीरे अपने ऑफिसेज में, अपने बाकी सारी जगहों पर, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है, जो भारत है हमारा, उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदी स्पीकिंग की है, तो क्यों नहीं हम अपनी मातृभाषा पर गर्व करते हुए धीरे धीरे अपनी मातृभाषा को सब जगह एकोमोडेट करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक टूल साबित होने जा रहा है भारत की शिक्षा व्यवस्था में। मैम जैसे कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और वो उसमें सबसे ज़्यादा दिखाया रहा है कि बच्चों पर काफ़ी असर पड़ेगा, तो उसके लिए आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कोरोना से जो है बचाव ही अपने आप में एक दवाई है, ठीक है। तो उस पर कई लेवल पर काम चल रहा है। तो पहला वैक्सीन, ठीक। वैक्सीन बच्चों को तो नहीं लग रही है, लेकिन बच्चों के लिए जो क्या है कि आफ्टर ऑल वायरस है क्या? वायरस इज़ अ पैरासाइट, ठीक। ये कब अटैक करता है? जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो बीइंग मदर भी मैं ये बात बहुत अच्छे से समझती हूँ कि हमें जो है अपने बच्चों की इम्यूनिटी पर ध्यान देना चाहिए, सैनिटाइजेशन पर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करिए कि पब्लिक प्लेसेस में जब तक गैर ज़रूरी है, जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है, पब्लिक प्लेसेस में मत जाइए, ठीक। मास्क कंपलसरी है, मास्क को आप हल्के से मत लीजिए। मास्क एक बहुत बड़ी ये एक बचाव वैक्सीन है, इसको ज़रूर पहने बच्चे। इम्यूनिटी पे ध्यान दें, खाने पीने पे ध्यान दें और जो फिटनेस है, जो जितना व्यक्ति स्वस्थ होता है उसको जो है उतनी किसी भी अटैक की संभावना बहुत कम होती है। तो ये कई चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े रहें, खेलते रहें, कूदते रहें, है ना। देखिए, पहले भी तो वायरस कोई नई चीज़ नहीं है, वायरस तो एटमॉस्फेयर में हमेशा से ही रहते थे, ठीक है। क्या चेंजेस आए हैं? पेंडेमिक्स आते रहे हैं, हर 100 साल में कोई ना कोई पेंडेमिक आता ही है। आप इतिहास उठा के देखिएगा।
तो इससे बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। थर्ड वेव में जो है बच्चों की सुरक्षा कीजिए। मैं आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को जो है मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के खान पीन पे ध्यान दीजिए, इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए, मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें। दैट्स इट। आज मीडिया ग्रुप से जुड़ने के लिए मैम धन्यवाद। थैंक यू।